हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट फाइनली आज हम क्लास 12 हिंदी की एक ऐसी क्लास लेकर आए हैं जो ना तो आपको यूट्यूब पर कभी मिला था और ना ही आगे मिलेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का जो 50 नंबर है वो एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। सही सुना आपने। तो जितने भी स्टूडेंट्स को 22 फरवरी को 12th हिंदी का पेपर देना है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे तो आपका हिंदी में ये 50 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। ठीक है, तो बस इतना प्रश्न पढ़ लो 22 फरवरी वाले स्टूडेंट्स और जाकर एग्जाम में छाप दोगे और अब की बार हिंदी में 100 में 99 लेकर आओगे। तो यूट्यूब पर पहली बार आपको ऐसी वीडियो दी जा रही है, ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। ये हिंदी का एक मैराथन क्लास होगा। अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक इसको देख लेंगे तो आपका 50 नंबर क्लियर हो जाएगा, और अगर आपने थोड़ा सा भी मिस कर दिया इस वीडियो को तो भैया नंबर आपका क्लियर नहीं होगा और उतना परसेंटेज आप नहीं ला पाएंगे, क्योंकि हिंदी की मैं आपको ऐसी ऐसी क्लासेस दे रहा हूं कि हिंदी में आपको 99 लाने से कोई नहीं रोक सकता। पूरे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरे यूपी योद्धाओं सब हो जाओ तैयार, क्योंकि अब हमें ऐसी तैयारी करनी है कि जाकर 22 फरवरी को हम छाप के आएंगे। ठीक है, 100 में 95 प्लस लेकर आएंगे। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि 50 नंबर आपका क्लियर होगा, क्योंकि इस वीडियो में जो हमारा हिंदी का खंड खा है, ठीक है, हिंदी का जो खंड खा है जिसमें संस्कृत का गद्यांश, पद्यांश, आपठित गद्यांश, उसके बाद में हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन, रस, छंद, अलंकार, निबंध, पत्र, ये सब आते हैं। इन सारे टॉपिक्स को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, तो ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहले ये जान लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, और ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी टॉपिक्स मैंने लिए हैं, जो भी क्वेश्चन लिए हैं, वो बार बार आपके एग्जाम में आए हैं। तो एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना, चाहे एग्जाम के एक दिन पहले ही आपको मिल जाए। सबसे पहला देखिए संस्कृत गद्यांश हम पढ़ेंगे। एक ऐसे गद्यांश को पढ़ेंगे जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। फिर हम पढ़ेंगे संस्कृत पद्यांश को, जो कि एकदम इजी होता है, आपको पता है सुभाषित रत्नानी चैप्टर है, उसका पद्यांश पढ़ लेंगे भाई, 7 नंबर ये भी क्लियर। ठीक है, 7 नंबर इसका, 7 नंबर इसका। फिर हम पढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्तियों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे, जैसे संस्कृत गद्यांश 7 नंबर का आता है, पद्यांश भी 7 नंबर, मुहावरे और लोकोक्तियां 2 नंबर की आती हैं। फिर हम पढ़ेंगे आपठित गद्यांश को। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सर आपठित गद्यांश कैसे सॉल्व करें, तो 5 नंबर ये भी हम क्लियर करेंगे। उसके बाद में आपका शब्द युग्म हो गया 2 नंबर, शब्द अर्थ, अनेक अर्थी शब्द हो गया 2 नंबर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भैया 2 नंबर, वाक्य संशोधन 2 नंबर। और इतना ही नहीं, ये तो ट्रेलर है, अभी हम आगे और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जो आपके इंपॉर्टेंट रस हैं उसको हम पढ़ेंगे, 2 नंबर का ये भी आता है। छंद 2 नंबर, अलंकार 2 नंबर। उसके बाद में पत्र लेखन पढ़ेंगे, कैसे पत्र लिखें ताकि आपको 6 में 6 पूरे नंबर मिले, ये भी बताऊंगा। और एक ऐसा निबंध में बताऊंगा जो हर साल आता है भैया, 9 नंबर इसका। टोटल 50 नंबर आपको कंप्लीट कराऊंगा, तो ध्यान से पैसेंस के साथ आपको देखना होगा, तभी आप 50 में 50 लाएंगे। मतलब खंड खा में, खंड का वीडियो तो मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं और आगे भी कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है संस्कृत गद्यांश। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है संस्कृत गद्यांश। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में यानी कि हिंदी के पेपर में जो आपका खंड खा है उसका सबसे पहला क्वेश्चन होता है। ठीक है, संस्कृत गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का पूछा जाता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि संस्कृत गद्यांश के आने के चांसेस किस चैप्टर से ज्यादा है, जैसे आपका संस्कृत भाषा या महत्वम, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता, जातक कथा, ये 3-4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, एक आपको संस्कृत का गद्यांश दे दिया गया, ठीक है, और लिखा रहेगा कि 2 आपको गद्यांश दिए जाएंगे, किसी एक का संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद आपको करना होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहां पे जो गद्यांश मैंने लिया है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है आपके संस्कृत का, और ये हमारे संस्कृत भाषा या महत्वम चैप्टर का गद्यांश है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए क्या है, ध्यान से पहले मैं इसको पढ़ूंगा, उसके बाद में मैं इसको लिखना सिखाऊंगा, कैसे आपको संदर्भ लिखना है, कैसे आपको अनुवाद करना है। ठीक है, पहले हम इसको पढ़कर हिंदी मीनिंग में आपको बता देता हूं। ठीक है, देखिए, धन्य वयम भारत देशा,
यत्र समुल्लस पावनी जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती। इसका मतलब है, देखिए मैं आपको एक एक वर्ड इसमें नहीं बताऊंगा, ऐसे ही बताऊंगा, ठीक है। यानी कि धन्यो अयम भारत देश, हमारा भारत देश धन्य है। यत्र समुल्लस्य जन्मस पावनी, जहां मनुष्य के पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली, भव्य भावोद्भावनी यानी कि उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती यानी कि शब्दों को, ठीक है, शब्द राशि को जन्म देने वाली जो देववाणी संस्कृत सुशोभित है। मतलब कहा जा रहा है कि हमारा ये भारत देश धन्य है, जहां मनुष्यों के पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली, उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली और शब्द राशि को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत सुशोभित है। देखिए संस्कृत जो है हमारा प्राचीन भाषा है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भाषा है। आगे देखिए, विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाड्मयेषु अस्या वाड्मयम् सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। इसका मतलब है कि विद्यमानेषु यानी कि विद्यमान समस्त, ठीक है, जो वर्तमान काल में जो विद्यमान, निखिलेश्वस वाड्मयेष अस्या वाड्मयम् सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्न च वर्तते। इसका मतलब होगा कि विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है, सुसमृद्ध है। जो संस्कृत का साहित्य है ये विद्यमान सारे साहित्यों में सबसे ज्यादा समृद्ध और सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है, ये कहना है इनका। आगे देखिए, यमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति, यानी कि यमेव भाषा, ये जो भाषा है यही भाषा संस्कृत नाम्नापि यानी कि संस्कृत के नाम से लोके विश्व में प्रथिता अस्ति यानी कि प्रसिद्ध है। तो कहा जा रहा है कि जो ये भाषा है संस्कृत भाषा, यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है, ठीक है। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषदा अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। इसका मतलब क्या होगा? अस्माकं हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ यानी कि महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, अष्टादश पुराण यानी कि 18 पुराण, ठीक है, अन्यानि चा महाकाव्य नाट्यादानि यानी कि अन्य महाकाव्य जो आपके हैं, ठीक है, यानी कि महाकाव्य और नाटक आदि अस्यामेव इसी भाषा में लिखितान संत यानी कि लिखे गए हैं। इनका कहना है कि जो हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, चारों वेद हैं, सभी उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, वो अन्य महाकाव्य तथा अन्य महाकाव्य नाटक इसी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। आगे देखिए, यमेव भाषा सर्वा सामार्य भाषाणाम जननी मन्यते भाषा तत्व विधेय, यानी कि यमेव भाषा, ये भाषा सर्वा सामार्य भाषायाम सभी भाषाओं की जननी मन्यते मानी जाती है, भाषा तब विद्यते मतलब भाषा विज्ञानियों द्वारा। तो भाषा विज्ञानियों ने इसी भाषा को सारी आर्य भाषाओं की जननी माना है। जननी का मतलब माता आप कह सकते हैं, ठीक है। संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम व्यापकत्वम चाना कश्याप दृष्टि विषय। देखिए भाई संस्कृत है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो संस्कृतस्य गौरव, जो संस्कृत का गौरव है, बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम यानी कि उसमें अनेक प्रकार के जो ज्ञान का होना है, व्यापकत्वम और उसकी जो व्यापकता है, चाना कश्याप दृष्टि विषयम, वो किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है। मतलब संस्कृत का गौरव, उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का होना तथा उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से भी छिपी नहीं है। देखिए भैया हिंदी मीनिंग समझ गए, लिखना आपको यही है, लिखना तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन अगर इसको नहीं समझोगे कैसे जाकर हिंदी अनुवाद कर पाओगे इसका। आगे देखिए, संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टि पथनमान, ये सम्मान मुक्त समगुप्त माचार्य प्रवणे दंडिना। देखिए कितना बड़ा इसमें वर्ड है संस्कृत में, तो इसको ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। तो संस्कृतस्य गौरवमेव, संस्कृत के गौरव में दृष्टि पथमानीय यानी कि ध्यान में रखकर ही समगुप्त माचार्य प्रवणे दंडिना यानी कि आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही कहा। जो आचार्य श्रेष्ठ हमारे दंडी हैं उन्होंने ठीक ही कहा है, संस्कृतम नाम दैवी वागन व्याख्याता महर्षि भी, यानी कि संस्कृतम संस्कृत को नाम दैवी यानी कि देवताओं की भाषा, वागन व्याख्याता महर्षि भी यानी कि संस्कृत को महर्षियों ने दिव्यवाणी यानी कि देवताओं की भाषा कहा है। तो इस तरह से भैया आपको पढ़ना होगा। आप लोग कहेंगे सर इतनी देर आप पढ़ते ही रह गए, देखो पढ़ोगे नहीं कैसे इसका अनुवाद कर पाओगे। अगर ये जो मैंने बताया ये आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छे से लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे यहीं पर देखते हैं, देखो ध्यान से। इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या तो डालना ही है, साथ में आपको जैसे देखिए धन्नो अयम है ये,
धन्यो अयम, ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। अब डॉट डॉट करके डॉट डॉट ऐसे कर देंगे और लास्ट जो इसका वर्ड है, देखो लास्ट वर्ड क्या है, महर्षि भी, ठीक है, तो इसको लिख देंगे। आप लोग कहेंगे सर ये क्यों लेकर आए हैं? देखो भैया, आपके एग्जाम में 2 गद्यांश दिए जाएंगे, आप कौन सा आपने किया है उसको प्रूफ करने के लिए इसको लिखा जाता है। एग्जामिनर समझ जाएगा भैया इन्होंने धन्नो अयम वाला गद्यांश सॉल्व किया है। सबसे पहले हेडिंग एक डालेंगे प्यारा सा संदर्भ, क्योंकि संदर्भ तो आपको हर हालत में लिखना होगा, ठीक है। देखिए ऐसे संदर्भ हम हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें, संदर्भ लिखेंगे, किस पार्ट से है इस लेखक, तो इसमें होते नहीं भाई, तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, के। अब देखिए भैया ये संस्कृत भाग है, क्योंकि संस्कृत है आपका तो संस्कृत भाग लिख देंगे, ठीक है, संस्कृत भाग। जैसे हिंदी का गद्यांश सॉल्व करते थे तो गद्य भाग लिखते थे, ऐसे इसमें संस्कृत भाग लिख देंगे, ठीक है। तो संस्कृत भाग में संकलित, अब हम लिखेंगे पाठ का नाम, इस पाठ का नाम है संस्कृत भाषायाः महत्वम, तो ऐसे लिख देंगे संस्कृत, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिएगा भैया, भाषायाः महत्वम, ठीक है, ऐसे चैप्टर का नाम लिख देना है। महत्वम नामक पाठ से अवतरित है, ऐसे आपको लिखना है। मतलब प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषायाः महत्वम नामक पाठ से अवतरित है, ऐसे ही लिख देना है। चैप्टर का नाम मान लीजिए दूसरा आ गया महामना मालवीय, तो सिर्फ इस चैप्टर के जगह पर महामना मालवीय कर देंगे, काम खत्म, ठीक है। अब अनुवाद हेडिंग डालेंगे और वही लिखेंगे जो हमने आपको बताया था। देखिए ये भारत देश धन्य है जहां मनुष्यों के पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली, उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली, ऐसे अनुवाद हेडिंग डाल के लिखेंगे। शब्द राशि को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत सुशोभित है। वर्तमान काल में विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ एवं सुसमृद्ध है। यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सारे उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। भाषा विज्ञानियों ने इसी भाषा को सारी आर्य भाषाओं की जननी माना है। संस्कृत का गौरव उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का होना तथा उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखकर ही आचार्य दंडी ने ठीक ही कहा है, संस्कृत को महर्षियों ने दिव्यवाणी यानी कि देवताओं की भाषा भी कहा है। बस हो गया। इस तरह से अगर आप गद्यांश को सॉल्व करेंगे, मतलब थोड़ा सा ऊपर वो डॉट डॉट करके संदर्भ लिखकर अनुवाद लिखेंगे, फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, बट आपको चैप्टर्स पढ़ने होंगे, ठीक है। तो ये हमारा था फर्स्ट टॉपिक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, संस्कृत पद्यांश। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिंदी संस्कृत का पद्यांश, ठीक है। जैसे आपको गद्यांश मैंने बताया वैसे ही पद्यांश भी 7 नंबर का पूछा जाता है। अब आप लोग कहेंगे सर कौन सा चैप्टर इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने गद्यांश में बताया वैसे पद्यांश में भी बता दीजिए। तो देखिए इसमें एक ही चैप्टर है सुभाषित रत्नानी, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब उसी से आता है। लेकिन 1-2 चैप्टर ऐसे भी हैं जिनमें एक एक श्लोक दिया गया है, तो उसको तो आप पढ़ ही लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। देखिए सबसे पहले हम इस पद्यांश को पढ़ते हैं, इसमें भी आपको संदर्भ लिखकर हिंदी अनुवाद करना होता है। देखिए विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधु विपरीत में तज्ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसका मतलब क्या होगा, देखिए विद्या विवादाय यानी कि विद्या जो होती है वो वाद विवाद के लिए, किसकी विद्या, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनकी विद्या जो होती है वो वाद विवाद के लिए। धनम जो धन होता है, मदाय वो धन जो है वो घमंड के लिए होता है, और शक्ति जो उनका पावर होता है, जो शक्ति होती है, परेशान पर पीड़ना है, वो दूसरों को सताने के लिए होती है। मतलब कहना है जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, खल का मतलब होता है दुष्ट,
ठीक है। तो जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी विद्या जो होती है वो वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, और शक्ति जो है पावर दूसरों को सताने के लिए होती है। ठीक है, जो भी उनके पास पावर है दूसरों को सताएंगे। और इसके विपरीत खलस्य, जबकि साधु जो पुरुष होते हैं, साधु, इसके विपरीत जो साधु है यानी कि सज्जन पुरुष आप कह सकते हैं, विपरीत में तज ज्ञान आए, उनका इससे विपरीत होता है, यानी कि उनका ज्ञान जो है वो किसके लिए, ज्ञान प्राप्त के लिए, उनकी विद्या जो है वो ज्ञान प्राप्त के लिए होती है। जो उनका धन होता है वो दाना यानी कि दान करने के लिए होती है, और जो उनकी शक्ति होती है, जो उनका पावर होता है वो रक्षणाय यानी कि रक्षा करने के लिए होती है। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय, जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनकी जो विद्या है वो वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। जबकि जो हमारे साधु हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, उनकी जो विद्या है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। ठीक है, तो ये भैया मैंने आपको अनुवाद बता दिया, लेकिन आपको संदर्भ के साथ व्याख्या लिखना है। तो पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे खूब अच्छे से। देखिए, सबसे पहले जब आप इसको सॉल्व करें तो ऐसे कर देना, जैसे देखिए इसका फर्स्ट वर्ड है विद्या, ठीक है, विवादाय, विद्या विवादाय, ठीक है, ऐसे कर देना है। फिर आपको डॉट डॉट ऐसे ऐसे करते चलना है भैया। ठीक है, डॉट डॉट हमने कर दिया। लास्ट में क्या है, चा रक्षणाय, तो इसको लिख देंगे चा रक्षणाय। ठीक है, इसको मैंने क्यों लिखा स्टूडेंट, पहले तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या अपनी कॉपी में डालना है। कॉपी कैसे लिखे मैंने पहले ही बता दिया है, सर्च कर लो 12th हिंदी की कॉपी कैसे लिखे, शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। सारा प्रोसेस मैंने बताया है, उस तरह लिखोगे फुल में फुल मार्क लाओगे। इसको मैंने क्यों लिखा डॉट डॉट करके, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में 2 पद्यांश रहेंगे, करना तो आपको एक ही है भैया। अब एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा आपने कौन सा वाला किया है, तो इसको डॉट डॉट करके लिख देना, ताकि एग्जामिनर का भी क्लियर हो जाए कि आपने कौन सा किया है। अब संदर्भ हम लोग लिखते हैं भाई बहुत प्यारा सा, क्योंकि आपको संदर्भ तो लिखना ही होगा। संदर्भ में क्या लिखना है, ये जो हमारा पद्यांश है ये किस पाठ से लिया गया है। ये रंग बिरंगे पेन बिल्कुल भी आपको यूज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू पेन ही यूज करना है। तो देखिए ये जो हमारा पद्यांश है ये सुभाषित रत्नानी चैप्टर से ही लिया गया है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसको हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, के देखिए संस्कृत भाग है। ठीक है, तो यहां पे हम ऐसे लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर संस्कृत भाग। ठीक है, क्योंकि भैया संस्कृत है तो आपको संस्कृत तो लिखना ही होगा। ठीक है, में संकलित, में संकलित। ठीक है, अब आपको पाठ का नाम लिखना है, इसमें लेखक नहीं होते, लेखक का नाम आपको नहीं लिखना होता है। ठीक है, पाठ का नाम भी ब्लैक से लिखिएगा, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये हाईलाइटेड चीज है। ठीक है, तो सुभाषित रत्नानी, ठीक है, ये ऐसे लिख देना है खूब सुंदर। जितना आप अच्छा लिख सकते हैं उतना अच्छा लिखिएगा, क्योंकि वही टाइम होता है खुद को प्रूफ करने का। नामक पाठ से अवतरित है, अवतरित है। ठीक है, तो ऐसे आपको संदर्भ लिख देना है। मतलब ये किस पाठ से लिया गया, तो प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। बस इतना सा आपको लिख देना है। जैसे देखिए अब इसका अनुवाद लिखेंगे, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधु विपरीते मज्ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ठीक है, तो ऐसे अनुवाद हेडिंग डालेंगे, आपको डिस्टेंस नहीं छोड़ना है, ये तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि हमें ऊपर लिखना था संदर्भ। अनुवाद देखिए ऐसे लिखेंगे, खल यानी कि दुष्ट व्यक्ति की विद्या वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। इसके विपरीत साधु जो होते हैं सज्जन, उनकी विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। मतलब वही चीज आपको यहाँ पे अनुवाद हेडिंग डाल के लिख देना है। 7 नंबर आपका क्लियर। अगर देखा जाए तो गद्यांश से इजी हमारा पद्यांश रहता है, क्योंकि छोटा सा आपको लिखना होता है और इसका चैप्टर भी फिक्स रहता है। भाई एक चैप्टर सुभाषित रत्नानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लीजिए और 1-2 श्लोक और चैप्टर में उसको पढ़ लीजिए, काम खत्म। ठीक है, तो ये आपका हो गया पद्यांश। समझ में आ गया ये टॉपिक भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मुहावरे एवं लोकोक्तियां।
अब देखिए स्टूडेंट, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक मुहावरे एवं लोकोक्तियों पर। भैया 2 नंबर का आएगा, इसमें कुछ नहीं होता। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, आप बैल मुझे मार। भैया इनवाइट कर रहे हैं, ये ब्लैक से ऐसे दिया रहेगा, मतलब ये क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, बाकी जो लिखा है वो आपको लिखना है। तो इसका पहले अर्थ लिखना है मुसीबत मोल लेना। आप बैल मुझे मार, इसका मतलब मुसीबत मोल लेना। ठीक है, बैल को आप बुला रहे हैं, भाई मार देगा तो काम खत्म हो जाएगा, तो मुसीबत मोल लेना, ये आपको ब्लू पेन से अच्छे से लिख देना। वाक्य प्रयोग हेडिंग डालेंगे, वाक्य प्रयोग आपको करना होगा, क्योंकि लिखा रहेगा निम्नलिखित में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखते हुए उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो देखिए, रमेश ने अपने अधिकारी की बात न मानकर मुसीबत मोल ले ली, इसे कहते हैं आप बैल मुझे मार। अब रमेश की जगह पर महेश, सुरेश कुछ भी आप लिख सकते हैं, भाई नाम में क्या रखा है। आप दूसरा वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं, बट आपका क्वेश्चन जो है इसमें आना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे लास्ट में आ गया आ बैल मुझे मार, तो रमेश ने अपने अधिकारी की बात ना मानकर मुसीबत मोल ले ली, इसे ही कहते हैं आप बैल मुझे मार। बस हो गया, ये आपका वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, थाली का बैगन होना, इसका मतलब क्या होता है, पक्ष बदलते रहना। जिधर सत्ता उधर चल दे भाई, अपना क्या है, हम तो झोला लेकर निकल पड़ेंगे। ठीक है, तो थाली का बैगन होना यानी कि पक्ष बदलते रहना। वाक्य प्रयोग देखिए, रंजन की बात पर कोई विश्वास नहीं करता, वो कभी इस ओर हो जाता है, और दिख दीजिए, कभी इस ओर हो जाता है और कभी उस ओर। ठीक है, इसे तो थाली का बैगन कहना चाहिए, क्योंकि भाई वो इस ओर भी चला जाता है, उस ओर भी चला जाता है, वो पक्ष बदलते रहता है। ठीक है, किसी एक के पक्ष में वो नहीं रहता। ठीक, तो वाक्य प्रयोग में रंजन, अब रंजन की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो रंजन की बात पर कोई विश्वास नहीं करता, ये रंजन नाम है, वो कभी इस ओर तो हो जाता है और कभी उस ओर, उसे तो थाली का बैगन कहना चाहिए। बस हो गया, ये आपका 2 मुहावरे थे भैया, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक ही आपको करना होगा, 4 मुहावरे दिए रहेंगे या नहीं कर सकते, बहुत इजी होता है। ये सब टॉपिक बहुत इजी होते हैं, सिर्फ आपको ध्यान देना है। जो आपका जीवन परिचय, कहानी, ये सारी चीजें याद रखिएगा। कुछ है नहीं हिंदी में कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है, सर्च करोगे यूट्यूब पर, पीछे शुभम लेक्चर लगा दोगे, सब मिल जाएगा, कुछ नहीं बचा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा नया टॉपिक है, अपठित गद्यांश। देखिए स्टूडेंट, अपठित गद्यांश जो है ये 5 नंबर का आएगा, और ये भी बहुत इजी रहता है। इसमें करना क्या है बताओ, एक गद्यांश आपको दे दिया जाएगा बड़ा सा, जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अपठित का मतलब जिसको आपने नहीं पढ़ा है। ठीक, तो एक बड़ा सा सिलेबस, एक बड़ा सा पैसेज दे दिया गया गद्यांश, और उसको पढ़ना है, और इसके नीचे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, इसी गद्यांश से रिलेटेड उसी को सॉल्व करना है, काम खत्म। उसी बहुविकल्पीय प्रश्न का आंसर देना है, आपका 5 नंबर क्लियर है। मतलब एक गद्यांश को पढ़िए, नीचे बहुविकल्पीय प्रश्न 5 दिए गए हैं एक एक नंबर के, उसी गद्यांश में उसका आंसर भी मिलेगा, टिक कर दीजिए, लिख दीजिए, नंबर मिल गया। जैसे देखिए, पहले गद्यांश को पढ़ना होगा, थोड़ा लॉन्ग भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, जैसा एग्जामिनर चाहेगा। देखिए, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, वो काम जो बच्चे को उसके बचपन, उसकी क्षमता, पहले पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे कैसे आंसर दे पाओगे, और उसकी गरिमा से वंचित करता है, और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। एक सामाजिक बुराई के रूप में संदर्भित भारत में बाल श्रम, इसको श्रम कर दीजिएगा। ठीक है, एक अनिवार्य मुद्दा है जिससे देश वर्षों से निपट रहा है। लोगों का मानना है कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का दायित्व तो सिर्फ सरकार का है। मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 18 के नीचे के जो बच्चे हैं आज वो भी काम कर रहे हैं, वो बाल श्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे क्या काम करेंगे, वो अपने पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ठीक है, यदि सरकार चाहे तो कानून का पालन न करने वाले एवं कानून भंग करने वालों को सजा देकर बाल श्रम को समाप्त कर सकती है, किंतु वास्तव में ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसे सभी सामाजिक संगठनों, मालिकों और अभिभावकों द्वारा भी समाधित करना चाहिए। इतना ही नहीं, अभी और आपको पढ़ना होगा भाई, गद्यांश थोड़ा बड़ा दिया रहेगा। ठीक है, हमारे घरों में, ढाबों में, अभी इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसी के नीचे इसी से रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, आंसर देना होगा भाई, तो पढ़ लीजिएगा। तो हमारे घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों, कारखानों में अनेक बाल श्रमिक मिल जाएंगे जो कड़ाके की ठंड और तपती धूप की परवाह किए बिना काम करते हैं। विकासशील देशों में गरीबी और उच्च स्तर की बेरोजगारी बाल श्रम का मुख्य कारण है। बाल मजदूरी इंसानियत के लिए अपराध है जो समाज के लिए छाप बनती जा रही है तथा जो देश की वृद्धि और विकास में बाधक के रूप में बड़ा मुद्दा है।
हमें सोचना होगा कि सभ्य समाज में यह अभिशाप क्यों मौजूद है। जिस उम्र में बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए, खेल कूद के माध्यम से अपने मस्तिष्क का विकास करना चाहिए, उस उम्र में बच्चों से काम करवाने से बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास रुक जाता है। शिक्षा से किसी भी बच्चे को वंचित रखना अपराध माना जाता है। मतलब जिस उम्र में बच्चे को शिक्षा अर्जित करनी चाहिए, उसे जो है खेलना चाहिए, मतलब जिस उम्र में खेलना कूदना चाहिए उस उम्र में काम वो कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। बाल श्रम पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि वो अगर छोटा है, एंजॉय नहीं करेगा तो कब एंजॉय करेगा। आगे देखिए, आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर पर सभी लोग इसके प्रति सजग रहें और बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन ना छिन जाए। इसके लिए कुछ सार्थक पहल करें। आम आदमी को भी बाल मजदूरी के विषय में जागरूक होना चाहिए और अपने समाज में इसे होने से रोकना चाहिए। बाल श्रम को खत्म करना चाहिए केवल सरकार का ही कर्तव्य नहीं है, हमारा भी कर्तव्य है कि हम इस अभियान में सरकार का पूरा साथ दें। हो गया। अब इसके नीचे भैया 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो होंगे इसी से संबंधित होंगे जो गद्यांश अभी हमने पढ़ा है। देखो क्वेश्चंस को देखते हैं भाई, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए, ध्यान से समझिएगा। अभी हमने पढ़ा, आपके माइंड में वो पता चल रहा होगा कैसे हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है, कैसे इसका आंसर देना है। ये जो श्रम है इसको श्रम कर दीजिएगा, ठीक है, सारे को। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। यानी कि लोग कैसा सोचते हैं कि बाल श्रम कैसे समाप्त होगा। सबसे पहला, बाल श्रम को समाप्त करना केवल समाज सेवी संस्थाओं का दायित्व है, नहीं, ऐसा वो नहीं सोचते। दूसरा है, बाल श्रम को समाप्त करना केवल जनता का दायित्व है, वो ऐसा भी नहीं सोचते, क्योंकि अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेंगे। तीसरा है, बाल श्रम को समाप्त करना केवल सरकार का दायित्व है। लोग सोचते हैं कि बाल श्रम को सिर्फ सरकार ही समाप्त कर सकती है, ये उन्हीं का काम है। ऐसा मत सोचिए। बाल श्रम आपको सरकार एक एक बच्चे को काम करने से रोकने नहीं आएगी, वो हम जनता को ही करना होगा। हमें सामाजिक तरीके से उस कार्य को संपन्न करना होगा। चौथा है, बाल श्रम को समाप्त करना केवल अभिभावकों का दायित्व नहीं। लोग ये सोच रहे हैं, क्योंकि ऊपर कहा गया है कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है, तो लोग सोचते हैं कि ये सरकार का दायित्व है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरा देखिए, घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों, कारखानों में अनेक बाल श्रमिकों को काम करता देखकर भी हम उदासीन क्यों बने रहते हैं। सबसे पहला, हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। क्या आप अपने बारे में ही सोचते हैं? दूसरा है, हम जागरूक बनना नहीं चाहते। तीसरा है, हम उनकी सहायता करना नहीं चाहते। चौथा है, हम संवेदना शून्य हो चुके हैं। यस, ये सही होगा। घरों में, ढाबों में, होटलों में, कारखानों में बाल श्रमिकों को काम करता देखकर हम उदासीन इसलिए बने रहते हैं क्योंकि हम संवेदना शून्य हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम जागरूक नहीं बनना चाहते, हम बनना चाहते हैं, लेकिन हम संवेदना शून्य हो चुके हैं, इसीलिए हम उदासीन बने रहते हैं भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन रहेंगे भाई, मैंने बताया सब उसी से रिलेटेड रहेगा। अपनी तरफ से लिखिए, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा है कि भैया ये सही है कि ये सही है। आप सोचिए, पढ़िए, तभी जान पाएंगे। गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। सबसे पहला, बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है। दूसरा है, बाल श्रम के कारण वे जल्दी बड़े हो जाते हैं। तीसरा है, बाल श्रम के कारण बच्चों का घर पर ही रहना पड़ता है। चौथा है, बाल श्रम के कारण बच्चों को विद्यालय आना नहीं पड़ता। देखिए जो श्रम है इसको इस प्रकार से लिखिएगा, ठीक है, ऐसे लिखिएगा श्रम, ठीक, जहां जहां लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा, आप तो जानकार। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा भैया फर्स्ट क्वेश्चन था कि गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। क्योंकि बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है। जो बच्चों का बचपना है वो छिन जाता है। छोटे सी उम्र में उन्हें जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है, तो इसीलिए इसको रोकना चाहिए। चौथा देखिए, बच्चों को बाल श्रम के लिए क्यों विवश किया जाता है। सबसे पहले जागरूकता का अभाव है, बताइए जागरूकता का अभाव है। दूसरा है निर्धनता और भुखमरी। तीसरा है शिक्षा का अभाव। चौथा है लोगों की मनोवृत्ति। देखिए भाई, लोग काम क्यों करते हैं? क्योंकि उनके यहाँ गरीबी होती है, भुखमरी हो सकती है, इसीलिए काम करते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन सही होगा। बच्चों को बाल श्रम के लिए क्यों विवश किया जाता है? क्योंकि निर्धनता और भुखमरी। गरीब होंगे तभी तो वो बच्चों को काम करने को लिए कहेंगे, नहीं तो अगर उनके पास पैसा होता भाई वो अपने बच्चे को अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ाते। किसका पिता, किसकी माता नहीं चाहती कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, उसका दाखिला हो जाए, उसका एडमिशन हो जाए, वो पढ़े। नहीं, गरीबी और भुखमरी के कारण ऐसा होता है भाई। ठीक है, कोई नहीं चाहता, सबके माता पिता अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन गरीबी और भुखमरी उनको मजबूर कर देती है बच्चों को काम कराने के लिए।
ये समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल श्रम जैसे सामाजिक अभिशाप से देश को क्या नुकसान है। देखो तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिए, ठीक है, थोड़ा दिखने में। देखिए सबसे पहला, बाल श्रम एक बच्चे को बचपन के सभी लाभों से दूर रखता है। दूसरा है, बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है कि बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है, यानी कि लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। देखिए यहां पे यही लिखा है, लाखों बच्चे उचित शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। या फिर चौथा, बाल श्रम से देश का आने वाला कल अंधकार की ओर जाने लगता है। देखिए अगर बाल श्रम कराया जाएगा, बच्चों से काम कराया जाएगा, तो भैया आने वाला देश का आने वाला कल जो है वो अंधकार की ओर जाने लगेगा। ये चौथा ऑप्शन सही है, यानी कि बाल श्रम जैसी सामाजिक अभिशाप से देश को क्या नुकसान है। अगर बाल श्रम लगातार होता रहा तो आने वाला जो समय है वो अंधकार की ओर जाने लगेगा, ठीक है, जाने लगता है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कल बच्चे श्रम करते करते रह जाएंगे और जो लोग आगे हैं वो आगे निकल जाएंगे, ठीक है, तो बाल श्रम को रोकना जरूरी है। ऐसे ही 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन एक एक नंबर के, 5 नंबर आपको मिलेगा। और मैंने आपको और भी बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड कराए, कोई पहला वीडियो नहीं है। हिंदी की इतनी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं कि अगर उसको ही पढ़ने आपका 100 में 100 आएगा, लेकिन आप लोग आलस करते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, वो गलती आपकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शब्द युग्म। स्टूडेंट ये 2 नंबर का आता है। इसमें क्या करना है, 2 शब्द दिए गए, कपट, कपाट। इसका सही अर्थ बताओ। का है कप और प्लेट, खा है किवाड़ और खिड़की, गा है धोखा और दरवाजा, घा है पर्दा और किवाड़। तो भैया इसका सही अर्थ आपको बताना है, मतलब राइट आंसर क्या होगा इसका। जैसे कपट है और कपाट है, इसका सही अर्थ बताइए। जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में होगा। तो देखिए कपट का मतलब धोखा, उसने मुझे कपट से ले लिया, ठीक है, और कपाट का मतलब दरवाजा। तो भैया गा वाला ऑप्शन सही होगा। जो पहले उसका मीनिंग पहले, जो बाद में उसका मीनिंग बाद में, इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा देखिए छात्र, छात्र, इसका सही अर्थ क्या होगा। का है छत्रीधारी और विद्यार्थी, खा है विद्यार्थी और नेता, गा है क्षत्रिय धर्मी और विद्यार्थी, और घा है विद्यार्थी और क्षत्रियोचित। तो भैया घा ऑप्शन सही होगा। इस छात्र का मतलब होता है विद्यार्थी जो आप लोग हैं, और इस छात्र का मतलब होता है क्षत्रियोचित। तो घा वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक हो गया, कुछ नहीं है, 2 क्वेश्चन मैं इसका बताऊंगा। ऐसे ही हम 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस मैं आपको दे चुका हूं। उसको भी देखिए, इनको भी देखिए, सबको देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, नोट करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे और टॉपर बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनेकार्थी शब्द। मतलब अनेकार्थी शब्द का मतलब, जैसे आप लोग जब छोटे थे तो पर्यायवाची शब्द पढ़ते थे। एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के कई नाम हैं। जैसे देखिए अनुकंपा, अनुकंपा का मतलब दया भी होता है। ठीक है, आपको 2 ही लिखने हैं, मैं 4 बताऊंगा, 3 बताऊंगा। हमदर्दी भी होता है, दया को हमदर्दी भी बोलते हैं। ठीक है, अनुरूप भी होता है, अनुरूप। और अनुकंपा का मतलब कंपन भी होता है। भाई इनके 3-4 नाम हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। काल, काल का क्या होगा। ठीक है, इसका हो जाएगा समय। क्या हो जाएगा, समय। यहां पे मैं लिख देता हूं दोबारा। ठीक है, समय। और अकाल भी लिख सकते हैं, अकाल। और मृत्यु भी लिख सकते हैं। ठीक है, मृत्यु। और एक लिख सकते हैं यमराज, काल का यमराज भी होगा। ठीक है, काल, काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। ठीक है, तो काल का समय, अकाल, मृत्यु, यमराज, इसके नाम है भैया, एक ही शब्द के कई अर्थ। तीसरा देखिए राजा। अब राजा को हम क्या लिख सकते हैं, अधिपति, अधिपति लिख सकते हैं इनको। ठीक है, उसके बाद में स्वामी लिख सकते हैं, राजा जी जो स्वामी होंगे भाई। ठीक है, मालिक लिख सकते हैं, जो राजा है वो मालिक है। ठीक, पावर है। तो ये आप लिख सकते हैं, काम खत्म। तो एक ही शब्द के 2 अर्थ लिखने, मैंने 3-3, 4-4 बता दी। ऐसे ही लिखना होगा, काम खत्म। ठीक है, 3 ये आपके हो गए, 2 नंबर क्लियर। ऐसे ही आएगा, बहुत इजी होता है। मैं ग्रामर पोर्शन, जो हिंदी व्याकरण पोर्शन है, इसको बहुत ही ज्यादा इजी मानता हूं, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं मेरे अकॉर्डिंग भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो वही है हिंदी में। देखिए जिसका उच्चारण ना किया जा सके, उसे एक शब्द में हम क्या कहेंगे। ठीक है, जैसे जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, उसको एक शब्द में बोलते हैं आस्तिक। ठीक है, तो जो जिसका उच्चारण ना किया गया हो, उसको हम लोग बोलते हैं अनुच्चरित। क्या बोलते हैं, अनुच्चरित।
जिसका उच्चारण ना किया गया हो। दूसरा देखिए, सदैव रहने वाला, जो सदैव रहे उसको हम लोग शाश्वत बोलते हैं, शाश्वत, ठीक है, सदैव रहने वाला। जानने की इच्छा रखने वाला, भाई जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु ही तो बोला जाएगा, तो ये जिज्ञासु हो गया, ठीक है। बस यही आपको लिखना है, काम खत्म। मतलब अनेक शब्द के लिए आपको एक शब्द लिखना होगा, कुछ है ही नहीं इसमें, टेंशन मत लो, सारी चीजें हम बताएंगे। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बोर्ड एग्जाम तक बहुत सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बस आप क्लासेस को टाइम से ज्वाइन किया कीजिए, क्लासेस को मिस नहीं करेंगे तो आप बहुत अच्छा नंबर लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये भी टॉपिक हमारा हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नाम है वाक्य संशोधन। संशोधन नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि संशोधित करना है, ठीक है, मतलब सही करना है, कुछ गलतियां होंगी। जैसे देखो, आपको दवा लेना चाहिए, इसमें गलती क्या है, देखो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, आपको दवा लेनी चाहिए, लेना के जगह पर लेनी कर दीजिए, एक नंबर आप भी ले जाइए, ठीक है। बस यही है, आपको दवा लेनी चाहिए। दूसरा देखिए, वह जल से स्नान कर रहा है, भाई जल लिखने की क्या जरूरत है, वह स्नान कर रहा है लिख दो, ठीक है। वह स्नान कर रहा है, भाई पेट्रोल से तो नहाएगा नहीं, ठीक है, वह हो सकता है भाई कोई, तो वह स्नान कर रहा है, ठीक है, जल से स्नान कर रहा है मतलब वह स्नान कर रहा है, इतना लिख दो। तीसरा देखिए, रोटी मोहन ने खाई, भैया सब्जेक्ट मोहन जी है तो इनको पहले लिखिए ना, मोहन ने रोटी खाई, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। सिर्फ पढ़ने से ही आप समझ जाएंगे आखिर इसमें गलती क्या है, ठीक है। मोहन ने रोटी खाई, ठीक है, ये हो गया भाई, हो गया कंप्लीट। बस समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीजों को आपको पढ़ना होगा। अब ये तो हमारा हिंदी व्याकरण पोर्शन का वाक्य संशोधन हो गया। अब आते हैं रस छंद अलंकार पे, जिसमें मैंने रस में लिया है करुण रस को। देखिए, करुण रस छंद में हम दोहा पढ़ेंगे, अलंकार में भी हम एक अलंकार पढ़ेंगे, आगे आगे देखिए होता क्या, ठीक है। तो करुण रस देखिए कि कैसे आप लिखेंगे, इसका डेफिनेशन सिंपल है, इसका जितने भी रस है उसका अस्थाई भाव याद कर लो स्टूडेंट। अस्थाई भाव अगर आपको याद है, बहुत आसानी से परिभाषा लिख देंगे, और उसका उदाहरण जरूर याद कर लो। हास्य रस का एक याद कर लो, वीर रस का एक याद कर लो, करुण रस का एक याद कर लो, काम खत्म। इसमें हम करुण रस का पढ़ेंगे तो देखिए, करुण रस का अस्थाई भाव शोक है, पहले हम अस्थाई भाव ही लिख देंगे। अब देखिए, जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और पंचारी भाव से संयोग करता है, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। मतलब आपको अस्थाई भाव को, जो आपका शोक है उसको विभाव, अनुभव और पंचारी भाव से संयोग करा देना है। ऐसे मान लीजिए हास्य रस हो तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास है, जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभव और पंचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। ये लाइन याद कर दीजिए, सिर्फ आपको अस्थाई भाव चेंज कर देना। उदाहरण देखिए, क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृद पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घनलकों में, ठीक है। संत श्रद्धा मनुष्य शायद ये लिया गया है। तो ऐसे ही आपको ये लिखना होता है, ठीक। ऐसे ही आपको परिभाषा के साथ उदाहरण लिखना है, काम खत्म। रस का 2 नंबर क्लियर, और रस में 2 रस आते हैं, आपको एक ही करना होता है, मतलब इजी हो जाता है, इजी हो गया रस आपका। परिभाषा के साथ उदाहरण दीजिए, ज्यादा कुछ झंझट मत कीजिए। अब आते हैं छंद पर। छंद में हमने दोहा को लिया है, इसका उदाहरण लिखकर आपको मात्राएं भी गिननी होती है। तो देखिए, दोहा में, दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। भैया दोहा जो है ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होंगे, पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11, काम खत्म हो गया काम, ठीक है। उदाहरण देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हर दुत हुई, काम खत्म, ठीक है। इसमें देखिए मात्राएं कैसे गिनोगे, मां परे का मात्रा 2 मात्रा, ये 2 है, ये 2, ये 1 है, एक को मैंने एक ही की तरह बनाया है। ऐसे मात्राएं गिनकर दिखा दीजिएगा कॉपी में, क्योंकि आपको मात्राओं के साथ लिखना होता है। तो देखिए 2, 2, 4, ये पहला चरण है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो देखिए पहले और तीसरे में 13-13 होंगी, दूसरे और चौथे में 11-11। तो देखिए 13-13 है कि नहीं, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 2, 13। इसमें देखिए 2, 1, 3, 1, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 2, 13। तो पहले तीसरे में 13-13 हो गया, दूसरे चौथे में देखते हैं 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 10, 11, और 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 10, 11। तो दूसरे और चौथे में 11-11। बस यही है दोहा भैया, कुछ नहीं है इसमें, ये भी समझ गए। टाइम वेस्ट मत कीजिए, जो भी टाइम है पढ़ाई पे लगाइए, क्योंकि ये समय ना बार बार आएगा, जो बीत गया है वो समय नहीं आएगा वापस, ठीक है। तो आप भी इसको सोना बना दीजिए, सोने में मत गुजारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकार पे आते हैं भैया। अलंकार में मैंने रूपक को लिया है।
आप लोग कहेंगे सर जी एक एक रस, एक एक छंद, एक एक अलंकार बता रहे हैं, कैसे काम चलेगा? तो रस, छंद, अलंकार मैंने तीनों को एक वीडियो में पढ़ा रखा है। यकीन नहीं तो यूट्यूब पर सर्च करो, रस, छंद, अलंकार शुभम लेक्चरर, तीनों को मैंने एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है। जितने रस हैं, जितने छंद है, जितने अलंकार, सारे मैंने बताए हैं। अगर उसको पढ़ लेते हो 6 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। लेकिन आप लोगों की कमी, देखना चाहते नहीं हो, बिना देखे कुछ नहीं होगा। जब तक आप प्रयास ही नहीं करेंगे मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे भाई? तो देखिए जाकर पहले उसको, ठीक है? पहले ब्लेम लगाना ठीक नहीं। एक एक मैं इसमें बता रहा हूं, वो 20 से 22 मिनट का वीडियो देख लेंगे, आपका 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। रूपक अलंकार पे आते हैं। देखिए, जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है भैया। उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए। मतलब जिसकी तुलना की जाए उसको उपमेय बोलेंगे, जिससे तुलना की जाए उसको उपमान बोलेंगे। जैसे देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है? यानी कि कृष्ण जी के जो चरण है वो कमल के समान है, ठीक है? हरि जी के जो चरण है। तो इसमें देखिए भैया, उपमेय क्या है? चरण है, क्योंकि इसकी तुलना की गई है। किससे की गई है? कमल से। तो कमल जो है उपमान है। मतलब जिसकी तुलना की जाए, चरण की तुलना की जा रही है भैया, ये उपमेय होगा। और जिससे की जाए वो उपमान होगा, कमल। काम खत्म। ये भी हो गया आपका 2 नंबर क्लियर। क्या है इसमें? कुछ नहीं है भैया, ठीक? टेंशन मत लीजिए, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अभी देखिए एग्जाम्स आ रहे हैं और एग्जाम्स में आप लोग सतर्क हो जाइए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, पत्र लेखन पे आते हैं। पत्र लेखन में क्या है? आप पत्र लिखने का तरीका समझिए। व्हाट इज द राइट मेथड टू राइट अ लेटर? मतलब पत्र लिखने का सही तरीका क्या है? अगर आपको पता है भाई, बहुत अच्छे नंबर देकर आओगे, कोई काट ही नहीं सकता। लेकिन तरीका पता होना चाहिए। अभी मान लीजिए आप ये वाला याद करके जाएं, दूसरा आ जाए तब क्या करोगे? कैसे लिखते हैं वो जानिए। वो जानोगे तो किसी भी टॉपिक पर पत्र चुटकियों में लिख दोगे। देखिए, हम लिखेंगे इस वीडियो में, अपने नगर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराने हेतु जल संस्थान के प्रबंधक को पत्र लिखिए। मतलब अपने नगर में शुद्ध पेयजल, आप जो पानी पी रहे हैं वो शुद्ध नहीं आ रहा है, उसको शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए आप लोग जल संस्थान प्रबंधक को एक पत्र लिखिए। तो हम लिखेंगे, देखो, सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, ठीक है? सेवा में आपको लिखना है, मेथड समझिए। फिर लिखेंगे श्रीमान निदेशक, मतलब निदेशक जी को आपको लिखना है। तो श्रीमान, पहले किसको पत्र लिखना है? सेवा में लिखकर उसको लिख देंगे। फिर जैसे हम मान लीजिए गोंडा से, तो गोंडा जल बोर्ड गोंडा, ठीक है? जैसे आप जहां से उसको लिख सकते हैं। पत्र में अपना एड्रेस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जहां से हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जो बुक में दिया है वही आप लिखें, ठीक है? ये आपको ऐसे लिखना है। तो हमने ये लिख दिया, जल बोर्ड को हम लिख रहे हैं तो इसको लिख देंगे। मतलब पहले सेवा में किसको हम पत्र लिख रहे हैं उसको लिखना है, फिर कहां लिख रहे हैं उसको लिख देना है। फिर विषय, भाई विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं? तो पेयजल अधिकारी को जलापूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र। मतलब पेयजल जो अधिकारी हैं उनको जल की आपूर्ति कराने के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। बस इसीलिए हम लोग पत्र लिख रहे हैं, ठीक है? तो इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, फिर आपको हेडिंग डालना है महोदय, ठीक है? मतलब हेडिंग नहीं डालना, आपको महोदय लिखना है। लगभग ये स्ट्रेट में रहे, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? अब देखिए स्टूडेंट, हमें महोदय करके, ठीक है, जैसे हमने पहले लिखा सेवा में, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसको लिख दीजिए, आप क्या कहां लिख रहे हैं उसको लिख दीजिए, विषय, ठीक है? फिर महोदय करके आप अपनी प्रॉब्लम को लिखिए। देखिए क्या प्रॉब्लम है। देखो, मैं आपका ध्यान, जैसे हम वजीरगंज गोंडा से हैं तो वजीरगंज गोंडा में पेयजल की अनियमित जलापूर्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, ठीक है? ऐसे मतलब आपको लिख देना है। एड्रेस से कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने एड्रेस को भी लिख सकते हैं, दूसरे के भी लिख सकते हैं, बस अच्छा होना चाहिए, ठीक है? मेथड आगे देखिए, इस क्षेत्र में प्रातः केवल 35 मिनट ही नलों में पानी आता है। पानी का दबाव बहुत कम होता है, मोटर का प्रयोग करने पर भी ऊपर की मंजिलों में पानी नहीं चढ़ पाता, ठीक है? सायंकाल की भी पेयजल की आपूर्ति अनियमित है, मतलब रेगुलर पानी नहीं आता। कई बार शाम को 2-2 दिन पानी की आपूर्ति नहीं होती। पानी की इस अनियमित आपूर्ति से क्षेत्र के नागरिकों में रोष है। इससे पूर्व भी अनेक बार स्थानीय अधिकारियों को मैं इस समस्या से अवगत करा चुका हूं, ठीक है? परंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। आपने अपने प्रॉब्लम को लिख दिया कि आपका प्रॉब्लम क्या है, फिर आपको अनुरोध करना है। अतः आपसे अनुरोध है, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। अतः आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने हेतु उचित कदम उठाने की कृपा करें। मैं और मेरा पूरा क्षेत्र सदैव आपके आभारी रहेंगे, ठीक है? फिर आपको प्यारे ऐसा लिख देना है, धन्यवाद भाई, थैंक यू कर दीजिएगा उनका, ठीक है? धन्यवाद, ठीक? फिर हम लोग दिनांक डाल देंगे भाई, दिनांक लिख दीजिएगा ऐसे, ठीक है? दिनांक ऐसे हेडिंग डालेंगे, आप लिख भी सकते हैं दिनांक, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हम मान लीजिए लिखना चाहते हैं 22 फरवरी, ठीक है? 22/2/2024, ठीक है? तो ऐसे आप लिख सकते हैं,
2024 या डॉट डॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आपको इधर लिख देना है जैसे प्रार्थी, ऐसे कुछ लिख देना है, ठीक है। साइड में या भवदीय लिख देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, भवदीय, ठीक। अब आपको नाम अपना नहीं लिखना है, ठीक है, नाम मत लिखिएगा, का खा गा कर दीजिएगा। नाम भी लिख देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन का खा गा लिख देंगे ज्यादा बेटर रहेगा। और अपना एड्रेस अगर हो सके तो यहां पे लिख दीजिएगा, जैसे हम वजीरगंज गोंडा से हैं तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है, वजीरगंज गोंडा, ठीक। मतलब ऐसे आपको पत्र लिखना होगा। मेथड समझिए, पहले आपको पत्र लिखते समय ध्यान देना है कि पहले आपको सेवा में जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं श्रीमान निदेशक गोंडा जल बोर्ड को हम पत्र लिख रहे हैं कि हमें पेयजल अधिकारी को पेयजल जो है उसको पूर्ति कराई जाए, तो पेयजल अधिकारी को जल आपूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र, ये विषय हो गया महोदय करके आप अपनी प्रॉब्लम को लिखिए, फिर उनसे अनुरोध कीजिए कि कृपया आप लोग जल आपूर्ति कराने की कृपा करें, और फिर आप आभारी लिख दीजिए, धन्यवाद कर दीजिए, दिनांक भवदीय लिखकर काखागा अपना एड्रेस लिख दीजिए, काम खत्म, ठीक है। ऐसे पत्र लिख दोगे 6 में 6 नंबर आपको एग्जामिनर बिना कुछ सोचे समझे दे देगा, काम खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं निबंध पे। पत्र लेखन भी आपको समझ में आ गया। निबंध में हमने लिया है भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। भाई ये निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको निबंध में बताया है जनसंख्या वृद्धि की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद, इन सारे टॉपिक्स पर निबंध बहुत आते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम की भी समस्या है। जनसंख्या वृद्धि अभी भी लगातार हो रही है, आतंकवाद अभी भी है, ठीक है, और बेरोजगारी तो लगातार बढ़ती जा रही है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो भाई ये सारे जो ट्रेंडिंग में, जो वर्तमान में जो प्रॉब्लम्स है उस पर निबंध लिखने को आ सकता है। तो निबंध लिखते समय एक चीज ध्यान दीजिए, हेडिंग बहुत अच्छे से डालना है। भले ही आपको निबंध ना याद हो, हेडिंग डाल डाल के अच्छे से लिख देंगे, थोड़ा बहुत मिक्स करके आपको नंबर दे दिया जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर एक एक वर्ड नहीं चेक करता, ठीक है, उसको बहुत सारी कॉपियां चेक करनी होती हैं, तो इतना ज्यादा नहीं देखता। अगर आपको नहीं पता फिर भी आप अच्छे से लिख देंगे, बस हेडिंग अच्छा रहे। सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग जरूर होना चाहिए, और लास्ट में उपसंहार बिल्कुल, ये 2 हेडिंग बिल्कुल होनी चाहिए, और बीच में आपको उससे रिलेटेड हेडिंग डालना है। जैसे जनसंख्या वृद्धि, देखिए प्रस्तावना में लिखना है, जनसंख्या वृद्धि की समस्या भारत के सामने विकराल रूप धारण करती जा रही है। सन 1930 से 1931 ईस्वी में अविभाजित भारत की जनसंख्या 20 करोड़ थी, सिर्फ 20 करोड़, जो अब केवल भारत में 139 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। जब भारत विभाजित नहीं था, इंडिया पाकिस्तान, तब इसकी जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ थी, और आज सिर्फ भारत की जनसंख्या 139 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। कितनी ज्यादा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, 7 गुना लगभग, ठीक है। आगे देखिए, जनसंख्या की इस अनियंत्रित वृद्धि के साथ 2 समस्याएं मुख्य रूप से जुड़ी हैं। फर्स्ट है सीमित भूमि। भाई जनसंख्या तो बढ़ेगी, ये जमीन और ये धरती जो हमारा भूमि है ये नहीं बढ़ेगा, एरिया नहीं बढ़ने वाला, सिर्फ जनसंख्या बढ़ती जा रही है। दूसरा देखिए, सीमित आर्थिक संसाधन, मतलब जो बेरोजगारी होती है, क्यों होती है, जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, कितने लोगों को नौकरी दिया जाएगा, तो सीमित आर्थिक साधन। अनेक अन्य समस्याएं भी इसी समस्या से अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हैं, जैसे समस्त नागरिकों की शिक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा एवं अच्छा वातावरण उपलब्ध कराने की समस्या। इन समस्याओं का निदान न होने के कारण भारत क्रमशः एक अजायब घर बनता जा रहा है, और मातृभूमि की यह दशा लज्जा का विषय बन जाती है। मतलब ऐसे ऐसे अगर बढ़ता रहा भैया जनसंख्या, तो भुखमरी का भी कागार आ सकता है। ये ठीक है कि हमारा जो देश है इसकी जो आबादी है काफी ज्यादा है, मतलब एरिया, जमीन काफी ज्यादा है, खेती अच्छी होती है, तो सबका पेट पालन होता रहता है, ठीक है। नहीं तो इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है कि रिकॉर्ड है। दूसरा देखिए, हेडिंग दूसरा रहेगा, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। क्या क्या समस्याएं हो सकती है, देखो विनोबा जी ने कहा था, जो बच्चा एक मुंह लेकर पैदा होता है वो 2 हाथ लेकर भी आता है। आशय यह है कि 2 हाथों से पुरुषार्थ करके व्यक्ति अपना एक मुंह तो भर सकता है, पर यह बात देश के औद्योगिक विकास से जुड़ी है। यदि देश की अर्थव्यवस्था बहुत सुनियोजित हो तो वहां रोजगार के अवसरों की कमी नहीं रहती। आजीविका की समस्या के अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि के साथ एक ऐसी समस्या भी जुड़ी हुई है जिसका समाधान किसी के पास नहीं, वो है सीमित भूमि की समस्या। भारत का क्षेत्रफल विश्व का कुल 2.4% ही है, जबकि यहाँ की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की लगभग 17% है। मतलब पूरे विश्व का जो जनसंख्या है उसका 17% सिर्फ भारत की जनसंख्या है। अतः जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा अभिशाप है किसी देश के विकास पर अवरुद्ध होना, विकास का अवरुद्ध होना। मतलब जनसंख्या बढ़ती रही तो देश का विकास रुक जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। तीसरा देखिए, जनसंख्या वृद्धि के कारण, आखिर जनसंख्या वृद्धि क्यों बढ़ रही है, क्यों हो रही जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। देखिए
प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था द्वारा मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को नियंत्रित कर व्यवस्थित किया गया था। 100 वर्ष की संभावित आयु का केवल चौथाई भाग 25 वर्षीय गृहस्थ आश्रम के लिए था। ग्रामों में कृषि योग्य भूमि सीमित है। सरकार द्वारा भारी उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने से हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग चौपट हो गए हैं, जिससे गांव का आर्थिक ढांचा लड़खड़ा गया। देखिए भाई, पहले जो है आश्रम होता था, जो गुरु होते थे उनके बहुत सारे शिष्य होते थे, तो वो लोग जो है थोड़ा दूर रहते थे। ठीक है, अब क्या है, अब वातावरण दूसरा है। ठीक है, अब जो है बच्चे फोन ले लेते हैं। ठीक है, उसमें मतलब एडल्ट चीजें भी देख लेते हैं, तो ये सारी चीजें फोन काफी ज्यादा हानिकारक भी उनके लिए। जैसे हमारा फोन भी अभिशाप भी है, वरदान भी है, इंटरनेट। ठीक है, हर चीज अगर कुछ उसका नुकसान है तो फायदा है, तो नुकसान भी है। ठीक है, जैसे आप क्लास ले रहे हैं ऐसे, तो ये सारी चीजें अब हो रही है। पहले आश्रम में जाते थे, गुरु से शिष्य शिक्षा लेते थे, सिर्फ 25 वर्ष ही वो गृहस्थ आश्रम में रहते थे। ठीक है, समझ में आया। तो और एक चीज और है कि सरकार ने द्वारा जो है भारी उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने से हस्तशिल्प, देखिए बहुत सारे लोग कलाकार हैं, बहुत अच्छी अच्छी कलाएं बनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाती हैं। अब तो सारी चीजें मशीनों से हो चुकी हैं। जो काम कारखानों में पहले आदमी किया करते थे, अब मशीनें कर रही हैं। आदमी को जो रोजगार मिलता था वो भी अब नहीं मिल रहा है भाई। ठीक है, तो सारी चीजें जैसे जैसे विकास होता जा रहा है, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। इस प्रकार सरकार द्वारा गांवों की लगातार उपेक्षा के कारण वहां विकास के अवसर अनुपलब्ध होते जा रहे हैं। उधर शहरों में स्वस्थ मनोरंजन के साधन स्वल्प होने से अपेक्षाकृत संपन्न वर्ग को प्रायः सिनेमा या दूरदर्शन पर ही निर्भर रहना पड़ता है, जो कृत्रिम पाश्चात्य जीवन पद्धति का प्रचार कर वासनाओं को उभारता है। भाई, जो सिनेमा है, जो एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, उसमें जो है वासनाएं, यानी कि बहुत सारी चीजें उसमें आती हैं ऐड में। ठीक है, जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है, 18+, तो वो सारी चीजें भी लोगों को जागरूक करती हैं। इससे अतिरिक्त बाल विवाह, गर्म जलवायु, रूढ़तावादिता, चिकित्सा सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में भी कमी बनाने सहायक हुए हैं। ये क्या देखिए, चिकित्सा सुविधा है, बाल विवाह है, गर्म जलवायु है, रूढ़तावादी है, तो रूढ़वादिता है, इन सबसे मृत्यु दर में भी कमी आई है। क्योंकि भाई पूरा आपको जो है हेल्थ का वो मिल रहा है। ठीक है, सारी चीजें मिल रही हैं, सुख सुविधा, बीमार है तुरंत दवा करा लिए, सही हो गए, तो मृत्यु दर में कमी आई है और बच्चे लगातार पैदा होते जा रहे हैं, तो जनसंख्या तो बढ़ेगी। ठीक है, इसीलिए सरकार ने हम दो हमारे दो ये कहा कि 2 पति पत्नी 2 हो गए और 2 बच्चे होने चाहिए, ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन ऐसा लोग पालन नहीं करते, कुछ लोग करते हैं। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय, कैसे हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं? देखो, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का सबसे स्वाभाविक और कारगर उपाय तो संयम या ब्रह्मचर्य ही है। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे भाई, तभी जनसंख्या वृद्धि कम होगी। जब ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, तमाम सारे लड़के हो जाएंगे, तो जनसंख्या तो लगातार बढ़ती जाएगी। ठीक है, इससे नर नारी समाज और देश सभी का कल्याण है। किंतु वर्तमान भौतिकवादी युग में जहां अर्थ और काम के ही जीवन का लक्ष्य बन गए हैं, वहां ब्रह्मचर्य पालन आकाश कुसुम हो गया। ब्रह्मचर्य का कोई पालन नहीं करता। फिर सिनेमा, पत्र पत्रिकाएं, दूरदर्शन आदि प्रचार के माध्यम से भी वासना को उद्दीप्त करके पैसा कमाने में लगे हैं। प्राचीन स्वरूप को पहचान कर अपनी प्राचीन संस्कृति को उज्जीवित करें। प्राचीन भारतीय संस्कृति जो अध्यात्म प्रधान है, कि उज्जीवन से लोगों में संयम की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति बढ़ेगी, जिससे नैतिकता को बल मिलेगा और समाज में विकराल रूप धारण करती आपराधिक प्रवृत्तियां जनसंख्या की अति त्वरित वृद्धि पर तत्काल प्रभावी नियंत्रित के गर्भ निरोधक गोलियां, औषधियां एवं उपकरणों का प्रयोग आवश्यक हो गया है। मतलब गर्भ निरोधक गोलियां और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, सेफ्टी, तो इन सारी चीजें को लाना चाहिए। ठीक है, इनको यूज करना चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको बताई जा रही है, इससे जनसंख्या घट सकती है। उपसंहार देखिए, लास्ट हेडिंग रहेगा, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का वास्तविक अस्थायी उपाय तो सरल और सात्विक जीवन पद्धति अपनाने में ही निहित है, जिसे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को ग्रामों में आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे ग्रामीणों का आजीविका की खोज में शहरों की ओर पलायन रुक सके। वस्तुतः ग्रामों के सहज प्राकृतिक वातावरण में संयम जितना सरल है, उतना शहरों के घुटन भरे आडंबर युक्त जीवन में नहीं। शहरों में भी प्रचार माध्यम द्वारा प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रचार एवं स्वदेशी भाषाओं की शिक्षा पर ध्यान देने के साथ परिवार नियोजन के कृत्रिम उपायों, जिसकी उपेक्षा आत्मघाती होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर करेंगे भाई, तो थोड़ी सी जनसंख्या आप नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसी जनसंख्या बढ़ती रही तो रोजगार तो छोड़िए, लोग को खाने पीने का सही से व्यवस्था नहीं किया जा सकेगा और प्रॉब्लम्स तो होंगी ही।
ठीक है, समझ में आ गया। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर फिनिश होगी। मैंने आपको पूरे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में बता दिया, ठीक है। इनको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा जैसा मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं मैराथन क्लासेस। तो इसको तैयार कर लीजिएगा, आगे हम बहुत सारी क्लासेस आपके लिए लेकर आएंगे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।